हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का सामर्थ्य आईएएस के मंच पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से बताया था, जो प्रियम्बल टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किए थे, प्रस्तावना टॉपिक पर, उसमें मैंने प्रियम्बल से रिलेटेड सभी बातें आप लोगों से शेयर नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर फर्स्ट, प्रियम्बल प्रस्तावना क्या होता है। नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे प्रस्तावना क्या होता है, और नंबर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इस पर डिस्कस किए थे। उस वीडियो में एक बात और डिस्कस किए थे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक। और आगे हम लोग बात किए थे प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना के तत्व में जो हम लोग बात किए, ये प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व में हम लोग बातें किए। नंबर फर्स्ट, सत्ता के स्रोत। और सत्ता का स्रोत कौन होता है? जनता। तो इस पर हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल, यानी लोक प्रभुता या जन प्रभुता की बातें हम लोग की, ठीक है। हमारे देश में सर्वशक्तिमान जनता है, संपूर्ण सत्ता का स्रोत जनता ही है, पब्लिक ही। लोक प्रभुता या जन प्रभुता हम लोग कहेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट देखा जाए तो अब हम लोग ये कहेंगे कि सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट होगा, ये होगा सत्ता से संबंधित कुछ बातें, और वो क्या, स्वरूप इसके कैसे हैं। तो नेक्स्ट मैंने बताया था सत्ता का स्वरूप, और सत्ता के स्वरूप में हम लोग बातें किए थे। नंबर फर्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता के स्रोत में नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, और वो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, और नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और नेक्स्ट लोकतंत्रात्मक, और नेक्स्ट गणराज्य। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सत्ता के स्वरूप जो प्रस्तावना में दिया गया है, इसकी बातें, ये स्वरूप मैंने दिखाया था, इसकी बातें करना बाकी था। इसमें सत्ता के स्वरूप में हम लोग फर्स्ट पॉइंट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला है, इस पर बातें करते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़े। तो सत्ता का स्रोत कौन? सत्ता का स्रोत जनता। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं सत्ता के स्रोत, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बातें करेंगे जो इसके स्वरूप की बात है, और इसमें फर्स्ट जो स्वरूप है सत्ता का, यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पर बातें करेंगे। आइए देखा जाए सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां बातें करेंगे संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। सॉवरेनिटी संप्रभुता को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो ये टू टाइप्स होंगे। नंबर फर्स्ट ये होगा आंतरिक संप्रभुता, तो नंबर फर्स्ट आंतरिक संप्रभुता।
इंटरनल सॉवरेंटी। और नेक्स्ट होगा, ये होगा एक्सटर्नल सॉवरेंटी। सेकेंड होगा बाह्य संप्रभुता। यानी एक्सटर्नल सॉवरेंटी। तो इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी, इसको हम लोगों ने स्टडी करने के लिए क्लासिफाई कर दिया। इस पर हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं, प्रश्न यह है, जो प्रियम्बल में प्रस्तावना में सत्ता के स्वरूप की बात की गई है, और सत्ता के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना गया है भारत को। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेंटी से मीनिंग क्या है। कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न है तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि दुनिया का कोई देश प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन कंट्री है, इसका पहचान क्या है। वर्ल्ड का वह कंट्री जो अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दुनिया का वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश के कंट्रोल नियंत्रण में न हो, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे देश के नियंत्रण अधीन न हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और अपने इंटरनल, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम हो। तो दुनिया का वह देश जो किसी दूसरे देश के नियंत्रण या अधीनता में न हो, आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और इन मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, इस तरह के देश को कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। और भारत के मामले में देखें तो भारत के मामले में यह डिफिनीशन, ये परिभाषा पूर्णतः सटीक साबित होता है। यानी भारत किसी दूसरे देश के नियंत्रण अधीनता में नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है, और भारत की शासन सरकार अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में दुनिया के किसी दूसरे देश की अधीनता में नहीं है, नियंत्रण में नहीं। जो चीज समझता है अपने देश के लिए, वह आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेता। यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूंगा, 1949 की बात है, 1949 की बात है। 1949 में 1949 में भारत क्या किया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता इसने ग्रहण किया, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो भारत ने इसका ग्रहण किया, इतना ही नहीं कि भारत सिर्फ और सिर्फ 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया, सिर्फ और सिर्फ भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, इतना ही नहीं, विश्व के अनेक अंतरराष्ट्रीय जो संगठन हैं उनसे भारत संबद्ध है। जैसे यूएनओ, जैसे देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सदस्यता भारत की है। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से भी संबद्ध है। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी इंटरनेशनल मनी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग देखें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी प्रकार से देखें तो विश्व बैंक, और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष,
और ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व के जाने माने जो संगठन हैं, इन सभी संगठनों से और भी कई संगठन हैं जिनसे भारत संबद्ध है। तो इन संगठनों की बात किया जाए, आज के दौर में वैश्वीकृत युग है। आज का दौर वैश्वीकृत है, भूमंडलीकृत है, और इस भूमंडलीकृत वैश्वीकृत दौर में इन संगठनों की, इन ऑर्गेनाइजेशन का रोल, इनकी भूमिका और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज वैश्वीकृत या भूमंडलीकृत दौर में, आज के समय में इन संगठनों की रोल, इनकी भूमिकाएं और बढ़ती हुई दिख रही हैं। और ऐसे परिस्थिति में ये संगठन की जो भूमिका होती है, अर्थात ये संगठन जो विश्व के अनेक देशों को अनेक तरह की सुविधाएं देते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व व्यापार संगठन, कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व के अनेक देशों को जो सुविधाएं देते हैं, उन सुविधाओं को देने में या सुविधाओं को देते समय, देने से पहले अनेक टर्म कंडीशन रखते हैं। और उन कंडीशन को जो रखते हैं विश्व के अनेक देशों से, इतना ही नहीं, यह भी माना गया है कि इन संगठनों के थ्रू विश्व के अनेक देशों में परस्पर संपर्क बढ़े। तो इन संगठनों का एक और रोल, भूमिका, एक और इंपॉर्टेंस दिखता है कि विश्व के अनेक देशों में परस्पर संपर्क बढ़े हैं, और साथ साथ ये संगठन जो विश्व के अनेक देशों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसमें सीधे से नहीं, अनेक कंडीशन, अनेक टर्म रखते हैं, विभिन्न देशों को फिर ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इन्हीं कारणों से एक नया विचार उभर कर आया है, और इन्हीं विचार के साथ भारत की आलोचनाएं भी हुई है। कहा जाता रहा है, ऐसे विचार के लोगों का विचार है, आलोचनाएं आई हैं कि भारत ऐसे वैश्वीकृत युग में आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। आज भारत की संप्रभुता की जो बात की जाती है, सॉवरेनिटी की जो बात की जाती है, इस परिस्थिति में, यह वैश्वीकृत परिस्थिति में, भूमंडलीकृत दौर में भारत की सॉवरेनिटी पर एक संदेह उठता है। भारत की संप्रभुता की जो बात होती है, एक भ्रम है, एक संदेह है। भारत आज के समय में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को कहा जाना सर्वथा अनुचित है। ये आलोचक इन्हीं बातों को देखते हुए ये विचार दे रहे हैं। अब हम लोग ये ढूंढें, क्या ये विचारक जो आज ये विचार दे रहे हैं कि आज जो वैश्वीकृत दौर है, इस दौर में वास्तव में भारत अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को खो चुका है? बस इन्हीं प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। आपको मेंस में ऐसे प्रश्नों के जवाब लिखने हैं तो ढूंढना पड़ेगा, तार्किक जवाब देने के लिए आप सक्षम होंगे, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखा जाए कैसे, तो जवाब इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो प्राप्त किया वो बाध्यकारी नहीं, अपने मर्जी से भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त किया। जिस राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष ब्रिटेन है, अपने मर्जी से, किस तरह से भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त किया? अपने मर्जी से। और यह भी रहा कि जब हम चाहें, हम यानी भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग दे सकते हैं। मेरी मर्जी, जब तक चाहे राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें, हम जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग सकते हैं। यानी ब्रिटेन का किसी भी तरह से कोई बाउंडेशन, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष, उनका भारत पर किसी भी तरह से कोई ऐसे प्रेशर, दबाव, कोई कंट्रोल, अधीनता नहीं। भारत की अपनी मर्जी, हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जब तक चाहे सदस्य रहें, मेरी मर्जी, जब चाहे सदस्यता त्याग दें। इन बातों के होने से कहीं से यह नहीं दिखता कि भारत की सॉवरेनिटी पर कोई संदेह है, कोई डाउट है। अब आगे चलिए, इस प्रकार से देखा जाए, यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, ये जो भी संगठन है, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सभी संगठनों, इन सभी मंचों के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत अपना स्वतंत्र विचार रखता है।
भारत जो है इन मामलों में अपना स्वतंत्र विचार रखता है, यानी किसी संगठन के सदस्य या किसी संगठन के मामले में अपने विचार देने में, अपने निर्णय प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से अधीनता, किसी भी तरह से किसी नियंत्रणकारी शक्ति के दबाव में यह कभी नहीं विचार प्रस्तुत किया, कभी अपने निर्णय नहीं लिए, हमेशा से यह चला आ रहा। ऐसा इसके पहले भी देखा गया। आप याद कीजिए, एक समय था आपके देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, एनडीए गवर्नमेंट थी, और उस समय यूएसए का एक तरह से कृपा प्राप्त था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, अनेक तरह की सुविधाएं देना, आर्थिक सहयोग, अनेक तरह के सहयोग, और इस तरह से हथियारों का भी सहयोग, अपना उसका बिक्री भी हो रहा हो। तो यूएसए चाहता ही है कि विश्व के अनेक देश आपस में टकराव हो और एक पक्ष आके हमसे हथियार कर दे। तो इस तरह से कृपा उसका था पाकिस्तान पर, और यूएसए के प्रेसिडेंट दबाव देते रहे, किसी तरह से न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई रिसर्च कुछ नहीं। लेकिन भारत ने अनेक दबाव धमकियां सुनते हुए भी अपना पोखरण का धमाका कर दिखाया, प्रूफ कर दिया। भारत ने विश्व को मैसेज दे दिया कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, किसी के धमकी, किसी के दबाव नियंत्रण में नहीं है। आज तो लगातार देख रहे हैं अपनी शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति या अनेक और क्षेत्रों में भी भारत परचम लहरा रहा है, और विश्व के अनेक शक्तिशाली देश भी भारत को बहुत ही महत्व दे रहे हैं, भारत से जुड़ना चाहते हैं। अनेक तरह के नाटो हो या और भी उनके अगेंस्ट अनेक देश शक्तिशाली भी समझ रहे हैं कि भारत एक उभरता देश है, इसके साथ इसको बनाए रहे संगत में, सभी अवसर दे रहे हैं। व्यापार के मामले में, अनेक मामलों में, सैन्य मामलों में, खरीदारी, अनेक तरह से एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट देख ही रहे, वो रशिया हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, लगातार आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, लगातार देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस आ रहे, अभी कुछ दिन पहले यूएसए गए, अनेक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते, और यूएसए ने अनेक सारा सैन्य से संबंधित एग्रीमेंट सब कुछ किया। ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, जापान को देख ही रहे हैं, इस समय सैन्य अभ्यास हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है। इस यूक्रेन रशिया वार पर कुछ समय पहले यूएसए ने, जो सुपर पावर कहा जाता है, इंडिया पर बहुत दबाव देना चाहा, लेकिन अनेक मौके पर भारत के शासक ने स्वतंत्र होकर निर्णय लिया, जहां उचित समझा अपना उपस्थिति नहीं दिया, जहां उचित समझा उपस्थित भी हुआ, अपने विचार नहीं। अगर विचार दिया भी तो 140 करोड़ जनता के हितों को देखकर, भारत के हितों को देखकर निर्णय लिया, यूएसए के दबाव में नहीं। रशिया से व्यापार, रशिया से अनेक तरह के जो संबंध, वो यूएसए के प्रेशर में आकर नहीं। यह प्रूफ करता है कि भारत कोई भी दुनिया का सुपर पावर कोई भी हो, दबाव नियंत्रण में नहीं, अधीनता में कोई निर्णय नहीं, कोई वक्तव्य विचार दबाव में नहीं। यह सभी बातें प्रूफ करती हैं कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, और इस प्रकार से सॉवरेन कंट्री होने के प्रमाण लगातार इसके पहले भी, आज भी देखा जाए तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होने के सबूत भारत लगातार देता आया। वो भारत के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हों या इसके पहले के प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी भी हों, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का एक अपना प्रमाण, अपना सबूत, अपना पहचान विश्व को देता रहा। इस प्रकार से देखें तो अंततः यह कहना, यह लिखना ही उचित होगा कि भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता पर कहीं से भी कोई डाउट, कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, और इस तरह से इसकी सॉवरेनिटी पर कोई अप्रासंगिक होने का या प्रासंगिकता में कमी आने का कोई संदेह का ग्राउंड आधार नहीं बनता। अर्थात ये लिखना उचित है कि इस तरह के आलोचक जो अपने विचार देते हैं कि भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बातें आज अप्रासंगिक होता दिख रहा है या कम प्रासंगिक, तो आपको ऐसे मामले में लास्ट पैरे में अंतिम निष्कर्ष में देना है। इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता की प्रासंगिकता पर कहीं से कोई कमी नहीं, पूरी तरह से सॉवरेन होना, संप्रभु होना सर्वथा उचित है। ये सभी साक्ष्य प्रमाण इसके दिखते हैं।
ठीक है, तो ये आपने देखा, ये भारत के ये सत्ता का जो स्वरूप था, एक पॉइंट। मैं छोटा वीडियो आज के लिए रखूंगा, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब कुछ प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखा दूं। प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से, आइए देखते हैं। जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन पहले मैं रख के दिखा दूं। ये ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन ये इस प्रकार से, ये ऑप्शन प्रस्तावना। कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रस्तावना, नेक्स्ट निदेशक तत्व, और नेक्स्ट देखें तो ये हो गया मूल कर्तव्य, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिए गए। प्रश्न मैं बता दूं, ऑप्शन आपके सामने है। इंग्लिश के लोग ये ए ऑप्शन प्रियम्बल, बी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये है, अगर आपसे ये प्रश्न किया गया कि लोक कल्याणकारी राज्य के संकल्पना, रिजोल्यूशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पाया जाता है इनमें से कहां? तो अगर यह प्रश्न हुआ कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, प्रश्न है, प्रश्न लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पाया जाता है इनमें से कहां? तो आपके प्रश्न के जवाब क्या होंगे? चूंकि संकल्पना पूछा है इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए, इस क्वेश्चन का जवाब होगा ये। इसी में वेलफेयर स्टेट के रिजोल्यूशन संकल्प की बात की गई। लेकिन प्रश्न अगर यह पूछा कि लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान, संकल्पना नहीं, क्या दिया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान इनमें से कहां दिया गया है? भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान इनमें से कहां दिया गया है? तो आपके क्वेश्चन के जवाब क्या होंगे? ये। लेकिन अगर लोक कल्याणकारी राज्य के संकल्पना दिया है क्वेश्चन में, तो जवाब क्या होंगे? प्रस्तावना। और यूपीएससी इस तरह से प्रश्न करके आप लोगों से गलत कराता है, तो बहुत सावधानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब क्वेश्चन में पीटी आप दे रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अगर है, संकल्प की बात किया है, तो जवाब सेलेक्ट कीजिए प्रियम्बल। अगर प्रोविजन, प्रावधान पूछा है, प्रोविजन ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के प्रावधान, तो आपके जवाब होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आइए कुछ प्रश्न और हम लोग देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में प्रावधान की बात देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 39 वेलफेयर स्टेट की बात की गई, अंडर आर्टिकल 38, अंडर आर्टिकल 41 ये वेलफेयर स्टेट की बात देखा जाए तो आर्टिकल 46, अनेक आर्टिकल हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के प्रावधान दिए गए। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न सेकेंड, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की जो बात की गई है वो इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो रहा आपने देखा प्रश्न फर्स्ट, ये प्रश्न नंबर फर्स्ट, सॉरी प्रश्न नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बातें करते हैं प्रश्न सेकेंड। आइए देखते हैं इसमें किस तरह से। जैसे इसमें दिया गया ये पॉइंट फर्स्ट, संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न कहिए, मैंने शॉर्ट में दे दिया संप्रभुता। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट सेकेंड, पंथ निरपेक्ष, थर्ड गणराज्य, फोर्थ लोकतंत्रात्मक
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन ये होगा इस प्रकार से, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड ये डी। ये एक और इसमें हम दे देते हैं, और यहां पर एक और वर्ड देते हैं फिफ्थ, और फिफ्थ होगा समाजवादी। ठीक है, ये फिफ्थ वर्ड। अब देखिए ऑप्शन ए में 1, 3, 4, 2, 5, और बी में 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सी में 1, 5, 2, 4 एंड 3, एंड डी में देखें तो ये होगा 1, 2, 5, 3 एंड 4। ये ऑप्शन दिए गए। यूपीएससी ये प्रश्न कर भी चुका है, यानी सीक्वेंस पूछा है यूपीएससी कि प्रियम्बल में जो ये वर्ड दिए गए हैं 5 वर्ड्स, इनके सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है। तो देखिए इसका क्रम है जो हमने दिखाया है क्लास में, वही क्रम सही है, उसी क्रम में हमने लिखा है, आप यहां देख लीजिए। तो यहां पर क्रम यह दिया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखिए ये सेम यही क्रम होगा। तो आप यहां पर ये याद रखे हैं तो इससे आपका ये क्वेश्चन आसान हो गया। यानी ये प्रभुत्व संपन्न फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रभुत्व संपन्न, और सेकंड समाजवादी। तो देखिए ऑप्शन कौन होगा समाजवादी का, फिफ्थ, फिफ्थ समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये 2 है, लोकतंत्रात्मक, और इस प्रकार से गणराज्य। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और सही जवाब कौन होगा, सी। तो इस प्रकार से जो यूपीएससी क्रम पूछा है उसका भी जवाब हो गया। आइए कुछ और भी क्वेश्चन जो यहां पर पूछे गए हैं वो इस प्रकार से, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे गए। जैसे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे, कुछ बड़े पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर्स, उनके विचार भी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विचार पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनमें से किसको पवित्र दस्तावेज कहा। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको पवित्र दस्तावेज कहा। प्रश्न नंबर 3 इस पर देखें तो ये ऑप्शन संविधान, बी ऑप्शन प्रस्तावना, सी ऑप्शन अनुच्छेद 32 एंड डी ऑप्शन ये होगा मूल अधिकार, सॉरी, चलिए संविधान प्रस्तावना ये होगा निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो कमीशन प्रश्न किया है कि पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने किसको पवित्र दस्तावेज कहा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, भारतीय संविधान।
संपूर्ण भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भारतीय संविधान को पवित्र क्या कहा है? दस्तावेज कहा है। आगे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से देखा जाए कुछ और प्रश्न, तो यह प्रश्न किया गया है और यह प्रश्न होगा इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग बातें करते हैं और प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से, जन्म कुंडली की बात किया गया। जन्म कुंडली प्रश्न किया गया है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? यह प्रश्न पूछा गया। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी इस क्वेश्चन का जवाब है। के.एम. मुंशी साहब यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी साहब, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, इन्होंने इसके पक्ष में काफी हिमायती होने का दावेदारी दिखाया। काफी प्रखर होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के सामने अपने विचार दिए और प्रियम्बल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने माना कि भारतीय संविधान का जन्म कुंडली इसे माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अनेक विचारकों के विचार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो काफी शॉर्ट, छोटा। एक बात मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहूंगा, और बात ये कि आप लोग इस तरह से वीडियो को शेयर करते रहें, फॉलो करें और इस प्रकार से सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इस कृत्य से हमारा भी मोटिवेशन मेंटेन रहेगा, हम आपको मार्गदर्शन करते रहें। तो इस तरह से पीटी के भी क्वेश्चन देखे। मेंस पर भी पिछले क्लास में जो लोक प्रभुता की बात किया, मेंस में देता है राइटिंग करने को कैसे लिखेंगे। भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर जो आलोचनात्मक प्रश्न आए हैं, किस तरह से ऐसे मुद्दे पर आप जवाब दें, मेंस के लिए आप समझ गए होंगे कैसे जवाब देंगे, क्या आपके साक्ष्य होंगे, तर्क क्या होंगे, मैंने बताने की कोशिश किया। और पीटी में जो क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ आए हैं उसको भी आपने देखा। इसी के साथ प्रियम्बल पर प्रयास करेंगे। आगे भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। ठीक इसी तरह से देखा जाए तो भारत में सब जो जोड़ा गया है समाजवादी, क्या वास्तव में भारत समाजवादी है? आज समाजवाद से लेकर जो इनके रोल, भूमिकाएं, जो चेंजिंग परिवर्तन हुए 1991 में जो एलपीजी आया, क्या समाजवाद से यह हटकर अपनी भूमिका अदा कर रहा है? इसकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कैसा है, इस पर डेप्थ, गंभीरता से, गहराई से विचार हम लोग करेंगे। तो आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए। बट आगे की वीडियो के इंतजार के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने ग्रुप, अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हमें आप मोटिवेट करेंगे और हम भी प्रेरित होकर के और बेहतर ढंग से आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। आपको पीटी के लिए, आपको मेंस के लिए विभिन्न टॉपिक से संबंधित इस पॉलिटिक्स सेक्शन में हम आपको स्ट्रांग, मजबूत करने का प्रयास करें। दूसरी चीज, आप अपने सलाह विचार भी दे सकते हैं। जो भी नए नए किसी तरह से मेंस का, पीटी से संबंधित किसी भी तरह से डाउट, संदेह, कोई भी क्वेश्चन हो हमारे सेक्शन से रिलेटेड, निसंकोच, कोई डाउट नहीं, अपना अधिकार समझिए हमारे ऊपर और अपने विचार, अपने संदेह, अपने डाउट, कोई भी कॉम्प्लिकेसी डाउट हो, जो आपको दिक्कत आता हो, समझ में नहीं आता हो, अपने विचार भी हमारे फेसबुक पेज पर या फेसबुक पर इस तरह से हमारे नंबर आपके पास होंगे, या
जैसे भी हो हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह से आपके प्रॉब्लम अगले वीडियो में हम सॉल्व करते चलें। बहुत इजी वे में, आसान तरीके से आप पॉलिटी में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो इसी के साथ आप दोस्तों सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगा और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।